जेडी स्मार्ट लर्निंग की बेहतरीन परीक्षा उपयोगी सीरीज आओ करें तैयारी 27 फरवरी के अंतर्गत मैं दिनेश चंद तिवारी आपके साथ मिलकर सॉल्व कर रहा हूं उत्तराखंड बोर्ड के 2024 का प्रश्न पत्र। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियोज में देखा था कि बोर्ड हमें बहुविकल्पी और एक नंबर के सवाल किस तरीके से पूछ रहा है, और आज हम देखेंगे कि बोर्ड हमें 2 मार्क्स के सवाल किस रूप में पूछता है। सवालों को बनाने से पूर्व सर्वप्रथम आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभ मंगलमय कामनाएं। तो आइए शुरुआत करें पहले क्वेश्चन से। यह क्वेश्चन का क्रमांक होगा 10, क्योंकि 9 तक हमने सवाल बना लिए हैं। सवाल यह कह रहा है, यदि HCF 306, 1314 यानी 1314 इक्वल्स लिखा है 18, तो LCM 306, 1314 होगा। हमें HCF दे दिया गया है और LCM निकालने के लिए कह रहा है। जब भी इस तरीके का सवाल होता है तो आप जानते हैं कि इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। हम सूत्र लिख लेते हैं। सबसे पहले सवाल को हल करें। हल करने से पूर्व हमें दिया है HCF 306, 1314 इक्वल्स दिया गया है 18, अर्थात इन संख्याओं का एचसीएफ आपके पास है। अब सूत्र बनता है, यहां सूत्र लिखा जाता है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स आप लिखते हैं HCF इंटू LCM। यह फॉर्मूला याद रखिएगा। तो संख्याओं का गुणनफल अर्थात संख्याओं को लिखेंगे हम 306 इंटू 1314 इक्वल्स लिखेंगे। HCF आपके पास गिवन में है 18 और इंटू कर दीजिएगा LCM। यहां से LCM को हटाएंगे तो LCM को इक्वल्स के पोर्शन में लाएंगे तो LCM इक्वल हो जाएगा 306 इंटू 1314 और ये डिवाइड के पोर्शन में चला जाएगा 18, डिवाइड बाय 18 कर दीजिएगा। अब आप जानते हैं अगर आप यहां से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे तो 18 से 1314 को डिवाइड कर दीजिएगा। आपके सामने कर देते हैं 18 डिवाइडेड बाय 1314, 7 टाइम कर लेते हैं। 7 8 जा 56, 5 बचेगा, 7 1 जा 7 और 5 12, 126, 5 4, 18 3 जा 54। तो अगर मैं 18 से इसको डिवाइड करूं तो ये मेरे पास आ रहा है 73। ये डिवाइड करने के बाद हमें मिल रहा है 73। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 306 यहां लिख लेते हैं, 306 इंटू 73 कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। 306 इंटू 73, 3 6 जा 18, 0 है तो 1 अपनी जगह रहेगा। 3 3 जा 9, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21। ऐड कर दीजिएगा 8 3 3 2 2, तो आंसर बन के आएगा 2 2 3 3 8। यह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। एलसीएम संख्याओं का 306 और 1314 का एलसीएम बन के आया आपके पास 22338। यहां लिख देता हूं 22338, इसको एरेज कर देता हूं, यहां एलसीएम इक्वल से लिख देता हूं। तो एलसीएम इक्वल हो जाएगा 22338। यह 2 नंबर का सवाल है। अगले सवाल पे आइएगा। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके का सवाल बोर्ड आपसे लगातार पूछता है और यह सवाल आपसे इससे पूर्व भी पूछा गया है 2013 एंड 17 में। अगर आप इसका ईयर इससे पूर्व देखेंगे तो ये 13 और 17 का सवाल है। चलिए इसको हल करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब भी हमें इस तरीके का सवाल इस चैप्टर से पूछता है, 3√2 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम मैथमेटिक्स की एक विरोधाभास विधि का यूज करते हैं, जिसके अंतर्गत हम जो दिया गया है ठीक उसका उल्टा मानते हैं। जैसे हमें लिखा गया है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मानेंगे कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले लिख दीजिएगा, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को आप
पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2 इक्वल से लिखा जाता है पी बाई क्यू, और ब्रैकेट में आप यह भी लिख सकते हैं कि जहां पी और क्यू अभाज्य पूर्णांक हैं, यहां आप लिखेंगे पी और क्यू सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q इक्वल से नॉट टू 0 के बराबर है। यह आप जानते हैं कि यह परिभाषा होती है परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर गौर कीजिएगा तो ये बन जाएगा, ये 3 इसके साथ में डिवाइड के पोर्शन में आ जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे √2 इक्वल्स पी बाई 3Q। क्लियर। अब यहाँ पर भी गौर रखिएगा, अगर यहाँ देखेंगे कि p बाई 3Q तो ये तो पूर्णांक हो गए, अर्थात हम यह कहेंगे कि p बाई 3Q जो है एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये बराबर में लिखा गया है √2, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ गलत कल्पना कर ली। ये 2 नंबर का सवाल है, इसमें लंबा चौड़ा कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। इनवर्ट्स को ध्यान दे दीजिएगा और इनवर्ट्सों को ही आप यूज कीजिएगा, क्योंकि सवाल 2 नंबर में पूछा जा रहा है, हमें ज्यादा समय वहां लगाना ही नहीं है। चलिए इसको आगे स्टेप लगा लेते हैं और लिख देते हैं P और Q पूर्णांक हैं, यहां लिख लेते हैं P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए P बाई 3Q परिमेय संख्या है। बस इतना सा लिखिएगा, अगला स्टेप लिख लीजिएगा उसके ऊपर। लेकिन आप जानते हैं, यहां लिखेंगे हम जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है। इतनी बातें बिल्कुल नोटेड रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज है जो आपको लिख देने हैं। अतः आप यह कहेंगे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती है। जरा देखिएगा, √2 इक्वल लिखा है p बाई 3Q, यह तो परिमेय है, लेकिन √2 क्या है? अपरिमेय है। अतः यहां लिख लीजिएगा, अतः एक परिमेय और अपरिमेय संख्याएं बराबर नहीं होती, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। कट एंड क्लियर दोस्तों। बस इससे ज्यादा देखिए, बहुत ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसमें समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। सवाल पे सवाल 2 मार्क्स का है, बस 2 मार्क्स में इसी तरीके से आप नोट कर देंगे। अगले सवाल पे आइएगा, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? अब जरा ध्यान दीजिएगा, 3 अंकों वाली संख्याएं, तो 3 अंकों की संख्याएं हमारे 100 से शुरू होती हैं, 100 से शुरू होती हैं। अब आप देखेंगे कि 7 से विभाजित पहली संख्या कौन सी आ रही है? 100 हो नहीं सकती, 101 भी नहीं हो सकती, 2 भी नहीं हो सकती, 3 भी नहीं हो सकती, 4 भी नहीं हो सकती, 5 हो जाती है, क्योंकि 7 1 जा 7, 3 कैरी बाई चेक और 35 बनाओगे तो 7 5 जा 35। क्लियर। तो पहली संख्या अगर हम देखेंगे, हम इसको हल करते हैं, 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 105 है, कॉमा कर दीजिएगा, इसमें 7 ऐड कर दीजिएगा, तो अगला क्या बन जाएगा? 112। सिंपल है बिल्कुल, 112। 7 ऐड कर दीजिए, 119 डॉट डॉट आगे को चल गया। तो यह तो एक एपी का रूप आ गया। अगर आप गौर करेंगे तो यह एपी का रूप आया है। इसमें प्रथम पद ए इक्वल से लिखा जाएगा, प्रथम पद ए इक्वल से लिखा जाएगा आपके पास 105, और सार्वंतर निकाल दीजिए डी, सार्वंतर निकाल दीजिए इसका डी। तो डी निकालने के लिए आप जानते हैं कि आप पिछले पद से अगले पद को माइनस कर देते हैं, तो 112 माइनस 105, अभी हमने 7 ही ऐड किया तो 7 ही आना है, सार्वंतर डी आ गया। अब पूछा गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, अर्थात n
नंबर ऑफ आप जानते हैं कि नंबर ऑफ के लिए n लिखते हैं, तो n वहां n संख्याएं पूछी जा रही हैं, तो बेसिक फॉर्मूला आप जानते हैं कि ए एन इक्वल होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहां भी क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसी फॉर्मूले पे हम वैल्यूज को पुट कर लेते, सॉरी थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका अंतिम अंक भी आएगा अभी। यहां पर मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं, दोबारा लिख दूंगा मैं, थोड़ा सा यहां पर छूटा है, तो देखिएगा 119 से लेके अभी हमारे को 3 अंक की लास्ट नंबर ढूंढनी है, तो 994 हो जाएगी। ये डिवाइड होती है 7 से, ये याद रख लीजिएगा। तो आपके पास जो लास्ट वाला अंक आया है वो 994 तक आएगा, ठीक है। अब आप यहां रख दीजिएगा प्रथम पद ए, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा आपके पास 105 और शार्वांतर डी इक्वल्स आप लिखते हैं 112 माइनस 105 इक्वल्स ये आ गया 7 के बराबर। क्लियर है दोस्तों। अब आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल से लिखा जाता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले पे अब हम वैल्यूज को रख लेते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। अब ध्यान रखिएगा ये लास्ट अंक है 994, तो ए एन की जगह लिख देते हैं हम 994 इक्वल्स ए की जगह पर हमारे था 105 105 प्लस एन माइनस वन, यह तो निकालनी है, और ये आया था 7। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, पहले इसको ट्रांसपोज करके 994 को इधर ले आओ, 994 माइनस 105 कर दो, इक्वल्स हो जाएगा 7 इंटू एन 7n, और चाहे 2 से डिवाइड के पोर्शन में कर लेते हैं क्योंकि n माइनस वन से इजी से निकालना आसान हो जाएगा। ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे रखोगे n माइनस वन इंटू 7, ठीक है दोस्तों। अब इसको माइनस कर दीजिएगा, 14 बनाएंगे, 14 में से 5 को निकाल दोगे तो 9 आएगा, यहाँ 8 रह जाएगा तो 8 हो गया, और 9 में से 1 निकाल दीजिएगा 8 हो गया। 889 इक्वल हो जाएगा n माइनस वन इंटू 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, सिंपल काम हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं n माइनस वन इक्वल्स 8 8 9 और डिवाइड बाई 7 कर दीजिएगा, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7 कर लेते हैं, 7 1 जा 7 118, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, तो 1 to 7 हमारे पास यह n माइनस वन इक्वल्स आ गया। तो n माइनस वन इक्वल्स आया 1 to 7। अब 1 को ट्रांसपोज कर दीजिएगा, माइनस का है RHS में जाएगा तो प्लस कर देगा, तो n इक्वल्स हो जाएगा 1 to 7 प्लस 1 इक्वल 1 to 8, अर्थात कुल जो विभाजित संख्याएं होंगी 7 से वो 128 संख्याएं निकल के आएंगी। नेक्स्ट सवाल पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 13। ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल है DC के, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए AO बाई BO इक्वल्स CO बाई DO। क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा यह आपके त्रिभुज से सवाल उठा लिया उन्होंने, और यह सवाल भी पहले कहीं पूछा है तो एक बार चेक कर लेता हूं जी, 2018 एंड 19 यह सवाल भी पूछा गया है, 18 एंड 19। आप देख रहे हैं कि बार बार रिपीटेड सवाल हो रहे हैं, और पिछली श्रृंखला को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा है कि वहां हमने कंप्लीट चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक ऐसे ही बोर्ड के सवालों को आपके सामने रखा है। तो चलिए अगले इसी सवाल को समझते हैं। उन्होंने कहा कि ABCD एक समलंब है, तो सबसे पहले एक समलंब बना लीजिएगा, इसका नाम रख देते हैं ABC और D। क्लियर हो गया। जैसा उन्होंने बोला कि AB पैरेलल है DC के, AB पैरेलल है DC के, इसके विकर्ण परस्पर, तो विकर्ण A से C और विकर्ण B से D एक दूसरे को बिंदु O पर कर रहे हैं विभाजित, यानी प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तब हमें सिद्ध करना है कि AO बाई BO इक्वल से CO बाई DO। तो सबसे पहले इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए जो हमें दिया जाता है लिख लेंगे, दिया है क्या दिया रखा है, ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है जिसमें जो ये क्वेश्चन का बड़ा ध्यान रखिएगा, जिसमें AB पैरेलल है DC के और विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं। पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, ये डिक्टो लाइन आपको क्वेश्चन से उठा के लिखनी है और आगे लिख देना है दिया है। दूसरा, आप जब इसको
सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो दूसरा पॉइंट बनाएंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और यह सवाल यहाँ 2 नंबर में है, तो यह सवाल 4 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सिद्ध क्या करना है, जो दिया है वही लिखना है, AO अपॉन BO इक्वल्स CO बाई DO, यह हमें सिद्ध करना है। और थर्ड जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे उपपत्ति। अब हम इसमें देंगे क्या, तो उपपत्ति के अंदर हम ऐसा कहेंगे, जो जो हमें उन्होंने गिवन कर रखा है कि ध्यान दीजिएगा, AB और DC दो लाइनें हैं जो एक दूसरे पे पैरेलल हैं, यानी समांतर हैं। अगर AC को हम एक तिर्यक छेदी रेखा मान लें या BD को एक तिर्यक छेदी रेखा मान लें, तो दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक छेदी रेखा डिवाइड कर देती है तो उस पर कुछ एंगल्स बनते हैं, बस उन्हीं एंगल्स का यूज करेंगे। और एंगल्स को यूज करने से पहले हम अपने 2 त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं त्रिभुज ABO और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं COD, AOB और COD। इस तरीके से हम अपने 2 त्रिभुजों को ले लेते हैं और दोनों की सर्वांगीण क्षमता को सिद्ध कर देते हैं और हमारा काम बन जाएगा। तो लिख लेते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, ये 2 नाम हम लिख लेंगे। इनमें हम जानते हैं कि AB पैरेलल है DC के, ये भूलना ही नहीं है, जो लिखा है सामने जो चीज फिगर में बनी है बस वही पकड़नी है। आगे बढ़ जाएंगे, अगर AB पैरेलल DC के है तब AC एक तिर्यक रेखा है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया। तो इस कंडीशन में जो आपके सामने एंगल बनेगा, एंगल OAB AOB एंगल देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इक्वल से बनेगा आपके सामने एंगल OCD के। और आप इसके पीछे का कारण दे देंगे कि यह एकांतर कोण है, यहां लिख दीजिएगा एकांतर कोण। अगले स्टेप पे आ जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा, देखिएगा ये अगर आमने सामने को आप देखोगे तो यह आपके पास शीर्षाभिमुख कोण बनेगा। तो एंगल AOB इक्वल से बन जाएगा, देखिएगा AOB COD, एंगल COD यह हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। इस आधार पे आप यह कहेंगे कि त्रिभुज AOB सिमिलर हो चुका है, समरूप हो चुका है त्रिभुज COD के, और बाय रूल लगा देंगे एंगल। यहां तक दोस्तों हमने अपनी त्रिभुज की सर्वांगीण क्षमता किसके आधार पर प्रूव कर ली है, एंगल के आधार पर प्रूव कर ली है। अब आप जानते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपके सामने भुजाओं की आनुपातिकता का भी नियम निकल के आता है। अब भुजाओं के आधार पर आप यह कहेंगे OA, ध्यान देखिएगा OA, यहां लिख देता हूं भुजाओं के आधार पर, क्योंकि अब हमें जो कहा जा रहा है वो तो आगे प्रूफ कुछ और ही करना है, AO बाई BO प्रूफ करना है। तो हम लिखेंगे भुजाओं के आधार पर OA अपॉन OC, OA अपॉन OC, OB अपॉन OB बाई OD। यहां भी क्लियर है। जैसा बिल्कुल सवाल को पकड़ के रखना है, दाएं बाएं कहीं घूमना ही नहीं है। अब आप इस आधार पर कह सकते हैं कि AO भी होगा, देखिएगा AO अपॉन CO। यहां पर अगर आप कहेंगे AO बाई CO, उसी को उलट देना है, इक्वल BO बाई DO, यह इक्वल से होगा जो हमसे प्रूव करने के लिए बोला है AO बाई BO अपॉन CO बाई DO। इसी को इस फॉर्म पे लिख दीजिएगा, क्योंकि इक्वल्स में है तो एक दूसरे के डिवाइड में आ जाएंगे। आप लिख दीजिएगा AO बाई BO इक्वल्स CO बाई DO। आपका हैंस प्रूव हो गया सवाल। अगले सवाल पे आ जाइएगा। इसी चैप्टर से पूछा गया सवाल, दी गई आकृति में DE पैरेलल है BC, AD ज्ञात कीजिए। त्रिभुज आपके सामने दे दिया गया है, जहां उन्होंने यह कहा है त्रिभुज, हल करें सवाल को, त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है
BC के और आपके पास है AE, DB, EC, सबकी वैल्यू दे रखी है, तो आप सबसे पहले लिख लीजिएगा AD यह तो निकालना है, B और D इक्वल से है आपके पास 7.2 सेंटीमीटर, AE इक्वल से आपके पास 1.8 सेंटीमीटर एंड EC इक्वल से है आपके पास 5.4 सेंटीमीटर। यह दिया गया है, जो हमें गिवन में है वो हमने लिख लिया। अब आप जानते हैं कि थेल्स की प्रमेय हमें क्या कहती है, यानी आधारभूत समानुपाती का प्रमेय यह कहेगी कि अगर DE पैरेलल है BC के, तो आप लिखेंगे AD बाई BD इक्वल्स होगा AE बाई EC, और मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। जो जो वैल्यूज हैं वो हमें पुट कर देनी है, तो हमें AD तो निकालना है, AD को तो ऐसे ही रखेंगे एज इट इज, AD अपॉन BD की जगह 7.2 लिखा है, इक्वल्स में करेंगे AE की जगह पर आपके पास है 1.8 और EC की जगह है आपके पास 5.4, ये मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये लिखा जाएगा AD इक्वल्स 7.2 इंटू 1.8 डिवाइड बाई 5.4। इसका भी पॉइंट रिमूव कर दीजिए, इसका भी रिमूव कर दीजिए, क्योंकि सेम डेसिमल प्लेस पे आ रहे हैं। 18 3 जा होता है 54, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 3 4 जा, तो AD इक्वल हो जाएगा 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 12 बनेगा, 3 4 जा 2.4 सेंटीमीटर। अर्थात जो आपसे निकालने के लिए कहा गया कि AD बराबर बताइए, तो AD बराबर आ गया आपके पास 2.4 सेंटीमीटर। साथियों, आपने देखा कि बोर्ड आपसे 2 नंबर के सवाल किस रूप में पूछ रहा है। अभी और सवाल बचे पड़े हैं, 2 नंबर में सवाल बचे पड़े हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 13 तक हो रहा है और 13 का भी और वाला सवाल हो रखा है एक्स्ट्रा में। कोई सवाल नहीं छोड़ा जा रहा है, एक एक सवाल आपके सामने बनाया जा रहा है। तब तक आप अपनी तैयारियों को खूब मजबूती दें। अब आपके पेपर बहुत नजदीक हैं। मैथमेटिक्स के लिए आप हमारे चैनल पे आइए, चैनल पे स्टडी कीजिए और अपनी तैयारियों को और मजबूती दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।